धर्मराज साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक दो चीजें मैं इसलिए इन इन आंकड़ों को, आज जब मैं ये शो से पहले मैंने कहा था एक बार आंकड़े ऐसे ही देख लूं, मैं दो आंकड़े बता रहा हूं। एक आंकड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी, उसको 2,95,00,000 वोट मिले थे। बेहतरीन इलेक्शन जीत लड़े थे, और मतलब ठीक है, इलेक्शन ही फॉट वेरी गुड इलेक्शन, लेकिन 2,95,00,000। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1,75,00,000 वोट मिले हैं। ये मैं धनराज जी इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक सी चीज है। सारा कल से ये लग रहा है कि कमलनाथ जी जो हैं वो कौन बाबा थे, मैं नाम उसका भूल जाता हूं, अरे अजीब से वो बाबा हैं, कौन, धीरेन्द्र स्वामी कोई बाबा थे, उन बाबा के यहां वो चले गए और ये सब घूमे, धीरेन्द्र शास्त्री। और उसको लेके हम सब लोग, मतलब इंडिविजुअली ऑल्सो, सब लोगों को ये लगा था कि नहीं नहीं करना चाहिए था। मैंने उसी समय शो किया था और उस समय में मुझे लगा था कि ये बात ठीक नहीं है। लेकिन अभी मैं जब ऐसी वोट देख रहा था तो मैंने कहा जरा देखो, तो समाजवादी पार्टी ने जो अपने, मतलब समाजवादी पार्टी ने 74 कैंडिडेट उतारे थे, उसमें से एक जो शिवराज सिंह चौहान जी के अगेंस्ट कैंडिडेट उतारे गए थे, और अखिलेश यादव जी चूंकि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी की वो हैसियत कांग्रेस में नहीं है जो अखिलेश यादव जी तो सर्वे सर्वा है। उनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा। ये मिर्ची बाबा जो थे, महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा, ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे अगेंस्ट शिवराज सिंह चौहान। एक आदमी ने भी मुझे नहीं कहा कि साहब ये कहां से ये मिर्ची बाबा और सुतली बाबा और बाल्टी बाबा ये सब लाके आप माहौल बना रहे हैं। और उनको वोट भी कितने अच्छे मिले समाजवादी पार्टी के। महामंडलेश्वर जी जो हैं, उनको शिवराज सिंह चौहान को 1,74,00,000 1,64,000 वोट मिले। विक्रम शर्मा कांग्रेस को 59,977, कुल 14 उम्मीदवार थे। मिर्ची बाबा को मिले 136 वोट। मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो हम लोगों का पिक एंड चूज है ना, देखिए हिंदू धर्म में हम कहीं से निकलते हैं, मंदिर दिखता है तो ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं, मस्जिद दिखते हैं तो सलाम कर देते हैं। ये इनकलकेटेड है कुछ चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमलनाथ को नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बाबा, मुझे लाला रामदेव से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि वो लाला अपने नाम के आगे, उनको बाबा नहीं लिखना चाहिए, लाला रामदेव लिखना चाहिए, क्योंकि गेरुआ पहन के वो चीजें बेचते हैं। अगर आज वो गेरुआ पहन के चीजें ना बेचें, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो गेरुआ पहनते हैं, बाबा बोलते हैं और देश देश करके वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इसलिए मुझे लाला रामदेव, मैं उनको कहता हूं, मुझे लगता है वो बाबा रामदेव के लायक नहीं है। धनराज जी, हैविंग सेड दैट, अब मुझे जरा ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन है, एक तरफ उसमें राहुल गांधी कहते हैं ये विचारधारा की लड़ाई है, आपको कहीं लगता है कि ये विचारधारा की लड़ाई है कि यह सिर्फ मोदी जी को, और जो मोदी जी जिस रास्ते से पे देश को ले जा रहे हैं, ये बेसिकली मोदी जी को हटाने की लड़ाई है, क्योंकि कम से कम वो रास्ता कोर्स करेक्शन हो जाए, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। ये विचारधारा की लड़ाई आपको लगती है इंडिया गठबंधन की, जो राहुल गांधी जिसको बार बार हल्ला मचाते हैं कि भाई ये विचारधारा की लड़ाई है? देखिए बात ये है, ये आवाज आ रही है ना? आ गई। दरअसल बात ये है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो केवल राहुल गांधी जी की बात नहीं है, इंडिया अलायंस के बहुत सारे पार्टनर्स की भी, और इंडिया अलायंस जो बन रहा है उस अलायंस का भी एक बुनियादी आधार है कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई। क्योंकि हम बार-बार, ये मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी मैं शायद मुझे केवल एक लाइन में उसे दोहराना चाहूंगा। ये जो गठबंधन की बात हो रही है, जो इलेक्टोरल अलायंस बन रहा है इंडिया गठबंधन को, मैं जिस रूप में उसे देखता हूं या समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है वो कोई नेता के विकल्प की बात नहीं कर रहा है, वो नीतियों के विकल्प की बात कर रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि ये मोदी वर्सेस राहुल, ये मीडिया बनाने की कोशिश करती है। अब पिछले चुनाव में भी ये कोशिश हुई, फेकू वर्सेस पप्पू, इस तरीके की जो बहस है, और ये इस तरीके का जो मीडिया चीजों को उछालती है, और आज भी जो है पूरी चीजों का, ये बीजेपी का गेम प्लान है।
जो पूरी तौर पर जो है मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरे व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है, यही सबसे बड़ी राजनीति है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जो है कोई व्यक्ति के आदेश, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही। हमारी संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत जिस राजनीतिक पार्टी को मिलेगा वो अपना नेता चुनती है, वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये तो बीजेपी है जो वन नेशन वन टैक्स से वन नेशन वन लीडर तक जा रही है, वन नेशन वन कल्चर से लेकर सारी चीजों पर जा रही है। और वो जो है ये पूरे चुनाव को व्यक्ति आधारित बनाने की कोशिश करती है, मोदी के खिलाफ राहुल को खड़ा करने की कोशिश करती है। मैं बिल्कुल उसके साथ समझता हूं कि इस षड्यंत्र से बचना चाहिए। इस किस्म की जो ये पूरी राजनीति है, ये केवल भाजपा की नहीं, ये संघ की सोची समझी राजनीति और उसकी चाल है कि पूरे प्रयास को जो है व्यक्तियों के आधार पर उलझा दो ताकि मुद्दों पर, नीतियों पर चर्चा ना हो। इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि एक राहुल गांधी जी ने ये बात कही। ये लड़ाई वास्तव में विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक विचारधारा से परिचालित है, ये सबको मालूम है कि वो केवल एक मुखौटा है, लेकिन असली जो उनकी पितृ संस्था है वो कौन है। और ये भी सबको मालूम है कि उनकी जो पितृ संस्था है, उस पितृ संस्था की बुनियादी राजनीतिक विचारधारा क्या है। उनका फेडरलिज्म पर भरोसा नहीं है, उनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है, उनका डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं है, उनके हिंदुस्तान की संवैधानिक ढांचा से निर्मित किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर उनका विश्वास नहीं है। तो ये लड़ाई तो विचार की लड़ाई है। तो आज जब ये इंडिया अलायंस बन रहा है, या देश में जिस रास्ते पर देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, अगर मान लीजिए पुराने पार्लियामेंट जो जिसको हम जिसको जनवाद का, जनतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उस संसद की जगह में नए संसद निर्मित हो रहा है। उस नए संसद में का जब इनॉग्रेशन हो रहा है, उस इनॉग्रेशन में जिस राजतंत्र के राजदंड यानी सेनेगल को स्थापित किया जा रहा है, तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं, वो किस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। व्हाट इज देयर विजन ऑफ न्यू इंडिया, व्हाट इज देयर विजन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बुनियादी रूप से आइडिया ऑफ इंडिया या भारत की हमारी परिकल्पना, या ये जो भारत जो आज है, उस भारत को हासिल करने के लिए आजादी के आंदोलन के दरमियान, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव हो, अनगिनत फहरिस्त है, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, या वो अनगिनत योद्धा है जिन्होंने इस आजादी के आंदोलन के बलिदान दिया, उनके आइडिया ऑफ इंडिया और आरएसएस भारतीय यानी कि बीजेपी के आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर ही एक बुनियादी अंतर है। ये लड़ाई तो इसीलिए विचारों की लड़ाई है। तो इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, तो किसी एक चुनाव से न ये लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, न किसी एक चुनाव से इस लड़ाई के का अंत का ऐलान हो सकता है। और इसलिए ये साफ बात है, आज देश को मैं मतलब ये विधानसभा के इन चुनाव के नतीजों पर कोई टिप्पणी करूं उसके बारे में बाकी विस्तार से चर्चा हुई। आपने आंकड़ों के बारे में भी बात की है, कल भी उस पर कुछ बात हुई है। मैं समझता हूं ये पूरे देश के अंदर आज जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, हम कैसा भारत चाहते हैं। वो भारत जो भारत जनतंत्र पर, जनवाद पर, गुटनिरपेक्षता पर, विश्व शांति पर, दुनिया के अंदर अमन चैन पर, सहिष्णुता पर, सहभागी, और ये हमारे एक मित्र साथी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर, इंसान को इंसान के रूप में जो है हृदय से लगाने की हमारी जो परंपरा है, या हम धर्म के मामले में भी जो धार्मिक व्याख्याएं हैं, उस धार्मिक व्याख्या पर भी अगर हम जोर दें, तो मैं समझता हूं विवेकानंद से बड़ा हिंदू इस देश में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। और विवेकानंद ने जो है केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में जो व्याख्या दी, जो संदेश दिया, आज जो लोग जो है किसी धर्म विशेष या हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के फिरते हैं, मैं समझता हूं विवेकानंद की परिभाषा के आधार पर उनको खुद आत्मलोकन करना चाहिए कि वो वास्तव में क्या है। उस नजरिए से हम ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, बुनियादी रूप से एक विजन हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन के गर्व से पैदा हुआ आइडिया न्यू इंडिया। व्हाट इज दैट न्यू इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, या वो भारत कैसा बनना चाहिए, और जिसका बुनियादी जो संविधान बना, उस संविधान की संरचनाओं में जो कुछ भी प्रतिध्वनित हो रहा है, वो आजादी आंदोलन की उस विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। और एक जो सो कॉल्ड न्यू आइडिया ऑफ इंडिया,
जो नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए सेनेगल स्थापित कर रहे हैं, यानी जो भारत को एक फ्यूडल स्टेट बनाना चाहते हैं, भारत को जो है एक राजतंत्र की दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एथिक्स या जनतंत्र की बुनियादी जो प्रस्थापनाएं हैं, जिनके बारे में जिनका कोई ये नहीं है, और जिनके राज में जो है ये है, हम तो ये समझते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर केवल आप बात कर ले तो मानव सभ्यता के विकास का सबसे प्रारंभिक और केंद्र बिंदु रहा है इंसान ने हमेशा क्यों, हर चीज को ये जानने की कोशिश किया कि ऐसा होता है तो क्यों। यानी इंसान ने विकास की प्रक्रिया में जो भी चीजें हैं उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं किया, प्रश्न किया ऐसा क्यों, और उसी के जरिए जो है आज हम इस स्थिति तक पहुंचे। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज हकीकत ये है कि ये क्यों ही खतरे में है। आप कोई सवाल अगर पूछेंगे तो सवाल क्यों, सवाल उनसे क्यों, मतलब ये बुनियादी बात है। इसलिए लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है, विचारधारा का लड़ाई है, और इसीलिए देश की जनता के अंदर ये हमारी भी कमियां हैं, मैं समझता हूं हमारी भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। जनता को मैं किसी भी रूप में दोष देने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रश्न ये है जनता तक पहुंचने के जो सारे माध्यम है, वो माध्यम का नियंत्रण किसके हाथ में है, आप इससे अवगत है। उस परिस्थिति में उसी जनता, क्योंकि वही जनता हमारे लिए निर्णायक है, उस जनता तक ये जो वैचारिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, उस विचारों की लड़ाई में एक आइडिया ऑफ इंडिया, जो आइडिया ऑफ इंडिया का नजरिया आरएसएस रख रही है, अगर वो उस परिकल्पना में अगर भारत रहेगा तो वहां जो है हिंदुओं का भी कोई स्थान नहीं है। वहां जो है अपर कास्ट को अगर छोड़ दिया जाए, वो उनका जो जिस मनुवाद की विचारधारा पर चलते हैं, वो जिस ब्राह्मणवाद की विचारधारा से वो परिचालित हैं, और यही कारण है कि वो चित्पावन ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को आज तक उन्होंने संघ का जो है सरसंघ चालक नियुक्त नहीं किया। अगर उनकी परिकल्पना के भारत के आधार पर इस देश को ले जाने की कोशिश होगी तो इस भारत में हिंदुओं का भी कोई स्थान नहीं होगा। हकीकत यही है। तो सवाल ये है, हमें अपने मीडियम खोजने होंगे, और हमारी ये जो वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, हम कैसे जनता तक अपना संप्रेषण पहुंचाएं, और इन तथ्यों को, क्योंकि गोदी मीडिया से उम्मीद नहीं है, सोशल मीडिया या पेड मीडिया से उम्मीद नहीं है, प्रिंट मीडिया से उम्मीद नहीं है, और आज की जो मीडिया है उससे तो उम्मीद है ही नहीं। तो इसीलिए ये लड़ाई निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई है। और इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, चुनाव के नतीजे जो कुछ भी हों, लेकिन इन नतीजों के आधार पर ही आगे की लड़ाई का के शुरुआत या अंत का घोषणा नहीं हो सकता। ये लड़ाई इस देश को लड़नी ही होगी। देश को ये लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वो भारत, जिस भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, उस भारत को उसी भारत के रूप में अगर निर्मित करना है तो ये लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। और केवल एक सेंटेंस और कहना चाहता हूं, इन चुनावों के नतीजों से 2024 के नतीजों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। वो लड़ाई भी उतनी आसान नहीं होने वाली, ना हमारे विपक्ष के लिए, न सत्ताधारी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि पिछले चुनावों में इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, बहुत माइनर सीट के साथ डिफरेंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा था। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी 15 सालों के शासन के बाद 15 सीटों पर सिमट गई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव उससे भिन्न हुए। ठीक यही हालत 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के जमाने में भी, मुझे याद है प्रमोद महाजन जी उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ, आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया का, फील गुड फैक्टर का। और इन्हीं 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की उत्साहपूर्ण विजय के बाद उन्होंने लोकसभा के चुनाव को जो है एडवांस कर दिया था। मिड टर्म पोल हुआ, पहले चुनाव हो गए, लेकिन उसमें जो है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंडिया शाइनिंग फील गुड फैक्टर को पराजय का सामना करना पड़ा था। बीजेपी हारी थी और 2004 में यूपीए की सरकार बनी। इसलिए इन चुनावों के नतीजों को जो है 2024 के पूर्वानुमान, या ये जो प्रचारित, ये आरएसएस जरूर ये करेगा, बीजेपी जरूर ये कहेगी यस अब नो अपोजिशन इज देयर, अब तो ये तय हो गया, हैट्रिक हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ऐलान किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं, उनको भी ये मालूम है कि हैट्रिक इतनी आसान नहीं है। तो निश्चित रूप से ये इन चुनावों के नतीजों से ये लड़ाई और कठिन हुई है और चुनौतीपूर्ण हुई है। और उस रोशनी में
जो इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन है, कल भी मैंने ये बात कही थी, विशेष करके कांग्रेस पार्टी को भी, हालांकि ये उनका विषय है, आत्ममंथन करना होगा, सारे विपक्षी दलों को भी आत्ममंथन करना होगा, और उस रूप में जो है ये जो लड़ाई है इसको आगे बढ़ाने के लिए नए कौशल और नए रास्ता का इजाद करना होगा, यही मुझे कहना है।